नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो गया। फिर इस बार बम्पर वोटिंग हुई, यानी पहले चरण के मतदान से भी ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। यह बम्पर वोटिंग पिछले यानी प्रथम चरण के मतदान से ज्यादा हुई है और इसका साफ मतलब है कि जो तो सत्तासीन पार्टी है उसके फेवर में गई है। आप जरा गौर करें, पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज के मतदान पे, पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज का मतदान जो है 80.43% हुआ है और आसाम में दूसरे चरण का मतदान 73.3% हुआ है, यानी लगभग 7-7.5% की वोटिंग आसाम में कम हुई है। और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका मतलब साफ है कि जहां वोटिंग ज्यादा होती है, पश्चिम बंगाल का एक अपना इतिहास रहा है कि जहां जब वहां वोटिंग ज्यादा हुई है तो वो सत्ताधारी के पक्ष में गया है, यानी कि वहां की जनता कहती है कि हम तुम्हें दोबारा मौका दे रहे हैं, ये सरकार जो है हमारे लिए सही है। और असम में जो कम वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल से, वो सत्तासीन भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और यही वजह है कि भाजपा का पूरा ध्यान, केंद्र सरकार का ध्यान, प्रधानमंत्री का ध्यान असम से ज्यादा पश्चिम बंगाल पर टिका हुआ है। इसलिए कि भाजपा को भी मालूम है, प्रधानमंत्री को भी मालूम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी मालूम है कि असम उनके लिए 50-50 है। वो जीत भी सकते हैं और असम से उनका सुपड़ा भी साफ हो सकता है। तो इसलिए उनका पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल पे लगा हुआ है। ऐन कैन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, सारी नीति को अपनाकर किसी तरह पश्चिम बंगाल पर काबिज हुआ जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने और भी दीदी के साथ खड़ी होकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाकर लाइन में लगकर ये साफ संदेश दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। और जिस नंदीग्राम में उन्हें ललकार कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का बीजेपी ने उन्हें एक चाल खेला था, उस चाल में भी बीजेपी खुद फंस गई है और नंदीग्राम में बहुत अच्छी स्थिति में ममता बनर्जी है। हालांकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, बावजूद इसके उन्होंने ये भरोसा दिया, उन्होंने अपना भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि हम बंगाल के आशीर्वाद से, मां मानुष और माटी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत रहे हैं। अब सवाल है कि जब ममता बनर्जी वहां से चुनाव जीत रहे हैं तो क्या शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव हार रहे हैं? और अगर शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्या 2 मई को परिणाम निकलते ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को तिलांजलि दे देंगे? इसलिए कि उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैंने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से अधिक से नहीं हरा है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्या आज से शुभेंदु अधिकारी ने संन्यास लेने की पूरी कवायद शुरू कर दी है? इसलिए कि ममता बनर्जी जब कह रही है कि मैं यहां से चुनाव जीत रही हूं तो इसका मतलब है कि वह चुनाव जीत रही है। और शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव हार रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा और नहीं हराता हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो इसका मतलब है कि 2 मई को शुभेंदु अधिकारी राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर अपने कहे से पलटी मारेंगे और वो ये कहेंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, वैसा नहीं कहा था, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर इसे पेश किया। आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर और फेवर को देखते हुए प्रधानमंत्री भी कितने बौखला गए हैं। आप समझिए, आज के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान चुनावी रैली करे, चुनावी रैली को संबोधित करे और किसी सूबे की मुखिया यानी मुख्यमंत्री पर हमला बोले, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहे। इसकी शिकायत ममता बनर्जी ने भी की है चुनाव से। ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल में केंद्र की टीम ने जो चुनाव का उल्लंघन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया, उस पर ममता बनर्जी ने अब तक 63 बार चुनाव आयोग
को संज्ञान दे चुकी है, चुनाव आयोग से निवेदन कर चुकी है कि आप इस पे एक्शन ले, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक क्यों नहीं एक्शन लेता? क्या चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है? क्या चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री से डर लगने लगा है कि वो प्रधानमंत्री जो चाहे कर दे? किसी भी देश का प्रधानमंत्री को सबसे पहले उनको अपने कानून और आचार संहिता और आदर्श का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी समझदार हैं और उनको समझदारी का और परिपक्वता का ध्यान रखना चाहिए। वो प्रधानमंत्री संघ के नहीं है, वो प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बंगाल जीतना नहीं है, देश का दिल भी जीतना है और देश के लिए कुछ करना है। देश किस तरह से समस्याओं में जकड़ा हुआ है और वो सारी समस्याओं को, सारी स्थिति को छोड़कर वो सिर्फ चुनाव पर और बीजेपी को जिताने पर तुले हैं। एक प्रधानमंत्री का काम अपनी पार्टी को जिताने का है। प्रधानमंत्री पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को एक झटके में झटकते हुए वो सिर्फ अपना ध्यान सारा का सारा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर केंद्रित कर चुके हैं और उनके सामने बंगाल सबसे हॉट सीट बनकर है। आपको मालूम होना चाहिए ये शुभेंदु अधिकारी कौन है। शुभेंदु अधिकारी वही है कि जब तक वो ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस में रहते हैं तो ममता बनर्जी का गुणगान करते हैं। वो ममता बनर्जी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ममता बनर्जी ने जंगल महल में क्रांति ला दी, बाहरी लोगों को ने बंगाल को धोखा दिया है और जब ममता बनर्जी जब तक है तृणमूल कांग्रेस 50 सालों तक शासन करेगी और बंगाल की बेटी तृणमूल कांग्रेस को सारे गठबंधन, सारे सेकुलर दल मिलकर इन्हें केंद्र तक पहुंचाएंगे। ये ममता बनर्जी में दमखम है। लेकिन जैसे ये बीजेपी में जाते हैं, दिसंबर में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इनकी भाषा बीजेपी की वाली हो जाती है। यही आदमी जो कल तक ममता बनर्जी की तारीफ पे कसीदे पढ़ते थे, वही दिसंबर में बीजेपी में जानते ही बीजेपी की भाषा बोलने लगते हैं, बीजेपी के तोता बन जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीत जाती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो दावा करते हैं कि मैं ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने न तो नंदीग्राम के लिए कुछ किया और न ही जंगल महल के लिए किया। देखिए दोनों भाषा देखिए, जब ये तृणमूल कांग्रेस में होते हैं तो ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि ममता बनर्जी ने जंगल महल में क्रांति ला दी और जैसे वो बीजेपी में चले जाते हैं तो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने जंगल महल के लिए, नंदीग्राम के लिए कुछ नहीं किया। एक ही शख्स दो तरह की बात। बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी के तोता की तरह उसकी भाषा बोलने लगते हैं, तृणमूल कांग्रेस में रहते हैं तो ममता बनर्जी का गुणगान करते हैं। इनका कोई अपना चरित्र है, कोई चेहरा है? न इनका लगता है, ऐसा लगता है इन बयानों पर आप गौर करें, इन बयानों को गौर से सुने तो ऐसा लगता है कि न इनका कोई चेहरा है, न इनका कोई चरित्र है और न ही इनके सामने बंगाल देश का कोई समस्या है और नहीं कोई इनके सामने कोई चुनौती है। वो जो चाहें वो कह दें और जब चाहें अपने हिसाब से, अपने अनुकूल से कह दें। कहने से पहले सोचना होता है और क्या करना है, क्या कहना है, किसके बारे में कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। इनकी बातों में, इनकी में कितना विरोधाभास है। दोनों बयानों में इतना विरोधाभास बहुत कम नेताओं में होता है और जिन नेताओं में होता है वो समाज में और राजनीति में ज्यादा दिन ठहरते नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने बहुत कुछ दिया लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उसे बहुत कम माना। उनकी जिज्ञासा और उनकी चाहत और उनका महत्वाकांक्षा पहाड़ की तरह खड़ा था। जाहिर सी बात है कि जो जितने के अधिकारी थे वो उन्हें तृणमूल कांग्रेस से मिला। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को क्या दिया और जब आप बीजेपी में चले गए हैं तो वो उनसे बीजेपी भी सवाल पूछेगी कि आपने बीजेपी को क्या दिया। ये सवाल उनके लिए बहुत अहम है और वो नंदीग्राम से कितने हजार वोट से चुनाव हारते हैं ये देखने वाली बात होगी और वो किस तरह संन्यास से लेते हैं पर राजनीति से या नहीं लेते हैं ये भी देखने वाली बात है। तो दोस्तों अभी हम पश्चिम बंगाल पे बात कर रहे थे, फिर एक नए किसी ने वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को पूरा देखें, अपने सुझाव दें और कमेंट्स बॉक्स में अपने अनमोल सुझाव से हमें
और पाठकों को, दर्शकों को एक दिशा दें। और फिर आपसे एक निवेदन कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।